हमारे साथ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के हेड सुनील कुमार सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएँ कि लंग कैंसर से कितनी परेशानी हो रही है और महिलाओं को ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर रहा है? जो लंग कैंसर आज के टाइम में अगर देखें तो सबसे खतरनाक कैंसर में से एक माना जाता है, खासकर जिसकी अगर महिलाओं में आपने पूछा तो पहले जो 5 कैंसर है उनमें लंग कैंसर कहीं नहीं आता है। होने जो इंसिडेंस के लिहाज से कि कितने लोगों को लंग कैंसर होता है, लेकिन अगर आप लंग कैंसर से मरने वाले महिलाओं की संख्या देखेंगे तो ये आज के टाइम में 5वें नंबर पर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंस टू मॉर्टेलिटी रेशियो है वो बहुत ही एक तरह से मॉर्टेलिटी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है कि जितने लोगों को डायग्नोज होता है उसमें से मेजॉरिटी लोगों की मृत्यु हो जाती है शायद 1 साल के अंदर। वो इसलिए होता है क्योंकि हम उसे सही टाइम पर जल्दी के स्टेज में पकड़ नहीं पाते। कैंसर ज़्यादा हो रहा है ये तो एक अलग सवाल है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस ग्रुप में ज़्यादा हो रहा है और किस स्टेज में प्रेजेंट हो रहा है। जैसा आपने बोला कि महिलाओं में, तो खासकर जो नॉन स्मोकर यंग फीमेल्स हैं उनमें हम लोग पिछले 4-5 साल में देख रहे हैं कि वो नंबर धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है। इसका क्या कारण है एग्जैक्टली ये अभी से कहना मुश्किल है और एक शायद वो शोध का विषय है, लेकिन ये बात जरूर सही है कि ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि लगातार संख्या में बढ़ते जा रहा है। ये एज ग्रुप क्या है और इसमें किस तरह का कैंसर हो रहा है? 1 साल पहले हम लोगों ने एक स्टडी पब्लिश की थी और पुरुषों में जो पीक इंसिडेंस था वो लगभग 55 से 60 के बीच में था, जबकि महिलाओं में वो 45 से 50 के बीच में था। इसका मतलब ये है कि जो पीक इंसिडेंस है वो महिलाओं में लगभग एक दशक पहले है। और यंग एज की महिलाओं में भी एडिनोकार्सिनोमा हो रहा है, वो क्या है? 30 साल की जो बात कर रहे हैं हम। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ काफ़ी ऑब्जर्वेशन में आई हुई है और ये बहुत शायद ऐसा नहीं है कि 10 साल 15 साल पहले ज़्यादा ऐसा था, लेकिन पिछले 4-5 सालों में ये फिनोमेना ये जो जो ट्रेंड है ये काफ़ी देखने को मिल रहा है और ये खासकर नॉन स्मोकर महिलाएं हैं जो कि 40 या उससे कम के एज ग्रुप में हैं और उनमें एक पर्टिकुलर जो वैरायटी लंग कैंसर की जिसे आप एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं वो ज़्यादा कॉमन होता है। हालांकि ये नॉन स्मोकर में वैसे पुरुषों में भी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन जो महिलाएं आ रही हैं उनमें ये वैरायटी बहुत कॉमन हो क्या रही है। इलाज है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि आप किस स्टेज में आप डॉक्टर के पास आते हैं, किस स्टेज में आपकी बीमारी पकड़ी जाती है। जितने अर्ली स्टेज की होगी, शायद उसे जड़ से खत्म कर सकते हैं और उसमें कम से कम टाइम में, कम से कम खर्च में सिर्फ एक तरीके से ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन जितने एडवांस स्टेज की बीमारी होगी, उसमें कई सारे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, खर्च भी ज़्यादा आता है, समय भी ज़्यादा लगता है और शायद रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं क्या हम लगता मान है। के चलें कि स्टेज 1, स्टेज 2 में अगर आएँ तो शायद बिल्कुल, एडिनोकार्सिनोमा का इलाज हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। शायद 3 में भी, लेकिन कंपेयर टू स्टेज 3, स्टेज 1 और स्टेज 2 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सर, ऐसे में क्या हम पीएम 2.5 की अगर बात करें तो वो भी कैंसर का एक कारक हो सकता है? उसको लेके किस तरीके के सर्वे प्लान कर रहे हैं आप लोग? जो हमारी स्टडी है जिसे एयर केयर के हमने नाम दिया हुआ है और उसका उद्देश्य यही है कि पीएम 2.5 का लंग कैंसर के साथ एक पहली बात तो क्या रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से लोग हैं और दूसरी बात यह है कि पीएम 2.5 शरीर में जाने के बाद इसमें जेनेटिक स्तर पर जीन के लेवल पर क्या क्या चेंजेस होते हैं जो कि सर्टेन बायोमार्कर के रूप में हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो एक तरीका हो सकता है कि कौन कौन से लोग हैं जिन्हें कि अगर ये चेंजेस हैं तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं और उनमें पहले से ही एक स्क्रीनिंग के लिए इंटरवेंशन शुरू किया जाना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में कितने मरीजों का आपने इसके लिए चिन्हित किया है और क्या दिल्ली एनसीआर में लंग कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं? इस स्टडी में टोटल 2 ग्रुप हैं, एक जो लंग कैंसर के पेशेंट्स का ग्रुप है जिसमें कि 16 से 15 लोग टारगेटेड हैं जो कि दिल्ली एनसीआर के रीजन से होंगे और उसी उतने ही संख्या में उनके एक कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रोल भी हैं जिनको कि कैंसर नहीं है, लेकिन वो भी उसी वातावरण में रह रहे हैं, उसी तरह की हवा में सांस ले रहे हैं और उन्हीं के घर परिवार से ही आते हैं। सर, अगर हम एडिनोकार्सिनोमा की बात करें तो उसके लक्षण क्या हैं और कैसे पता चलता है कि किसी को ये हो गया है? शायद अलग से एडिनोकार्सिनोमा के कोई लक्षण नहीं होंगे जो कि लंग कैंसर से अलग होंगे, लेकिन लंग कैंसर के जहाँ तक लक्षणों की बात है तो कोई भी व्यक्ति
खासकर जो 40 से ऊपर का व्यक्ति और जिसे स्मोकिंग की हिस्ट्री है, अगर उनमें लगातार खांसी रह रही है जो कि सामान्य दवाओं से ठीक नहीं हो रही है, या उन्होंने छाती का एक्सरे वगैरह कराया और उसमें कोई भी गांठ लगती है, या खांसी करते समय ब्लड आता है, खून आता है, या छाती में दर्द हमेशा रहता है, वजन लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें हैं जो कि इंगित करती हैं कि शायद व्यक्ति को लंग कैंसर होने की संभावना है, खासकर अगर वो व्यक्ति बहुत कई सालों से स्मोकिंग की हिस्ट्री और उनमें है। प्रिमिलरली जो है सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही एक इलाज है। नहीं, सर्जरी उसका पहला और सबसे कारगर इलाज है, लेकिन अगर बीमारी एक स्टेज से ऊपर की होती है, तब हमेशा उसमें सर्जरी के सिवाय कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का भी प्रयोग करना पड़ता है। सर इस स्टडी में कितना वक्त लगेगा और किस तरह के टारगेट लोगों को आपने दिया? सो ये स्टडी एयर केयर है, अभी हम लोग इसको चालू करने वाले हैं। ये टोटल 3 इयर्स का स्टडी है और हमने टोटल 1615 लंग कैंसर के केसेस रिक्रूट करने हैं केस के तौर पे, और इसमें कंट्रोल 1615 लोग वो लोग रहेंगे जो लंग कैंसर की क्लोजेस्ट फैमिली है, जो उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। और इसका 4 मेजर एम है, इस ऑब्जेक्टिव है इस स्टडी का। कई स्टडीज़ के कंपोनेंट बहुत ही नॉवेल हैं और वर्ल्ड के किसी पार्ट में नहीं हुए हैं। एक तो ये हुआ है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जो AQI PM 2.5 है, उससे लंग कैंसर का रिस्क कितना है और इसके का क्या इंटरेक्शन है अदर रिस्क फैक्टर्स जो लंग कैंसर कॉज करते हैं, लाइक टोबैको, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। फिर इस स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट मैंडेट है कि रिस्क बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन मॉडल क्रिएट करना, कि PM 2.5 के एक्सपोजर के आधार पे आप लंग कैंसर स्क्रीनिंग कैसे गाइड कर सकते हैं उन लोगों को जो लंबे समय तक PM 2.5 के एक्सपोजर को देख रहे हैं। आपने दिल्ली को ही क्यों चुना? क्या देश में सबसे प्रदूषित इलाका है इसलिए या फिर इसके पीछे कुछ और वजह? दिल्ली NCR हमारे लिए कंफर्टेबल है क्योंकि ये एम्स लेड स्टडी है, सो मैं इसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ। सो दिल्ली NCR और एम्स का इकोसिस्टम रिसर्च के लिए कंफर्टेबल है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, इसीलिए दिल्ली का AQI पूरे सालों भर आम बहुत सारे शहरों की तुलना में ज़्यादा है, कहीं की तुलना में कम है। सो मेजर रीज़न दिल्ली NCR को तुलना में, क्योंकि एक तो आपके पास पुराने 10 साल के एक्सपोजर केवल दिल्ली NCR में आपको मिलते हैं, जो एक मैंडेट है कि पीछे जाके हम 10 साल का क्या-क्या एक्सपोजर रहा है वो भी हम देखेंगे। तो हमारे यहाँ जो डेटा है दिल्ली का वो काफ़ी रोबस्ट है, और दूसरा एम्स दिल्ली में है, सो हमें इन चीज़ों को पूरी तरह से संचालित करने में आसानी होगी। एयर पोल्यूशन के कई सारे कारक हैं, मतलब कई सारी वजह हैं और उन वजहों की वजह से कैंसर होता है। PM2 एक कितना बड़ा कारक है, इसको लेके आप लोग सब कुछ करें? मुझे लगता है कि एयर पोल्यूशन के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, हम मेजर करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। PM 2.5 बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि कैंसर, लंग कैंसर के लिए सबसे बड़ा कंपोनेंट है AQI का। सो हमने उस इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को, जहाँ पे प्री प्रूफ डिज़ाइन है या एविडेंस है कि PM 2.5 रिलेटेड, बट उसके कंपोनेंट को, अलग-अलग कंपोनेंट को स्टडी नहीं किया गया है। सो हम PM 2.5 को लेने का ये रीज़न है क्योंकि पहले से ही एविडेंस मौजूद है, बट उसके अलग-अलग कंपोनेंट्स को स्टडी नहीं किया गया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।